ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम साय ने भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। खबर ये भी सामने आई कि डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध चुने जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई भी दी है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि हम कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। पहले तो मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी को बधाई दूंगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हमारे चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं और उनका विधानसभा और लोकसभा में बहुत लंबा अनुभव रहा। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी, मध्य प्रदेश में भी मंत्री के रूप में उनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है। उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप में मिलेगा और विपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उसको आम जनता तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने नामांकन भरा और जिसमें सत्ता पक्ष से भी प्रस्ताव का समर्थक रहे और विपक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि परंपरा है सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई और डॉक्टर चरणदास जी को भी बधाई। साथ दिया है और डॉक्टर रमन सिंह जी जब अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से लोग आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लगता है हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। देखिए, इनके सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह नामांकन दाखिल करने और पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत वह प्रस्तावक बने हैं। सीधे बात करेंगे। सर, एक नई परंपरा देखने को मिली, प्रस्तावक बने। अच्छा है, इस विधानसभा की गरिमा यही होती है। पक्ष और विपक्ष तो विधानसभा के अंदर बात करते रहते हैं, मगर पूरे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि करने के लिए जो पक्ष की भूमिका होती है, सत्तारूढ़ पार्टी की भूमिका होती है, उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका रहती है। जनता के समस्याओं को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करना और उसका निराकरण करना, तो ये दोनों के बीच तालमेल बैठाने का काम स्पीकर का होता है और उस तालमेल को बैठाकर विधायकों को संरक्षण देने का काम और इस विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने का काम, यही दायित्व है। छत्तीसगढ़ के हित में उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका 100% क्रियान्वयन हो, मोदी जी के मोदी गारंटी योजना को क्रियान्वयन हो, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसान आत्महत्या, नक्सली घटना फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना। सारे विषय की चर्चा विधानसभा में होगी। तो सारे विषय की चर्चा विधानसभा में होगी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना। इसी के साथ ही आज विधानसभा में नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां पे जो जितने बीजेपी के विधायक हैं उन्हें अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चरणदास महंत प्रस्तावक बने हैं विधानसभा में। नई परंपरा, नई सरकार के साथ एक चीजें जो देखने को मिल रही हैं और आज बीजेपी विधायकों के साथ साथ जो पूर्ववर्ती जो सरकार है उन्होंने अब एक और जहां प्रस्तावक बने वहीं बीजेपी वालों ने अपना समर्थन दिया। इसी के साथ ही विधानसभा में जो एक नामांकन के लिए जो पहुंचे हुए थे डॉक्टर रमन सिंह, उसकी जो प्रक्रिया है वह पूरी हुई। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।
हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। नामांकन दाखिल करने आज जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे, इसी के साथ ही जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डॉक्टर चरणदास महंत और जो बीजेपी के जो उन्होंने प्रस्तावक बने और इसी के साथ ही जो बीजेपी विधायक है वह उन्होंने उन्हें समर्थन दिया। अरुण साव जी हमारे साथ सीधे बात करेंगे। आप लोग आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज डॉक्टर रमन सिंह जी का नामांकन हम लोगों ने दाखिल किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी को संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है और उनके दीर्घ अनुभव का लाभ हम सबको मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा देश में मिसाल कायम करेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी और खुशहाली के लिए यहाँ काम होगा। सर, एक नई परंपरा देखने को मिली है जहाँ पे प्रस्तावक बने हैं भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, निर्विरोध चुने जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह का है। हाँ, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में ऐसा मिसाल होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में यही मिसाल होती है। तो निश्चित रूप से विधानसभा का अध्यक्ष का पद इस तरह का पद है कि दोनों दलों को, सभी दलों को साथ लेकर चलना, सभी सदस्यों को बराबर महत्व देना, ये काम होता है। तो निश्चित रूप से सर्वानुमति से अध्यक्ष चुने जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह जी, तो एक अच्छी परंपरा बनेगी। और डॉक्टर रमन सिंह जी एक दीर्घ अनुभव रखते हैं संसदीय कार्य का, तो उनके अनुभव का लाभ भी हम सबको मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, किसान आत्महत्या को लेकर जहां कांग्रेस फिर से आप लोगों की घेरने की तैयारी में, वही दूसरी ओर नक्सली जो है वह अपना फन उठा रहे हैं, कुचलने की क्या तैयारी होगी आपकी? देखिए, हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। रही बात किसान के आत्महत्या की, तो ये तो चरणदास महंत जी को देखना चाहिए कि 5 साल में उनकी सरकार ने किसानों की क्या दुर्दशा की है और उसी का ये परिणाम है। ये तो उसके लिए उनकी पार्टी, उनकी सरकार दोषी है। तो जिस तरीके से अरुण साव जी हमारे साथ बने थे, आपने उन्हें सुना। एक और जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रमन सिंह को अपना प्रस्ताव जो है, रमन सिंह का जो है वो सपोर्ट है वह किया है, प्रस्तावक बने हैं। इसी के साथ ही जो जितने जो बीजेपी विधायक है उन्होंने अपना समर्थन दिया है। अरुण साव जी को आप लगातार सुन रहे थे और एक नई परंपरा, एक नया आगाज इसे माना जा सकता है, जहां पर नई एक रीति नीति से इस चीज की शुरुआत होने वाली है। और आज जो नामांकन दाखिल करने वह विधानसभा पहुंचे, इसी के साथ ही बड़ी संख्या में जो बीजेपी के जो विधायक दल है वह भी पहुंचे। हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं। बड़े मत से उन्होंने जो जीत है वह हासिल की है और आज पहुंचे हुए विधानसभा। भूपेश बघेल जी ने, चरणदास महंत जी प्रस्तावक बने हुए हैं। जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों के ही, मैं खुद समर्थक के नाते मैंने हस्ताक्षर किए हैं और कांग्रेस के से चरणदास महंत जी प्रस्तावक और भूपेश बघेल जी ने समर्थक के नाते हस्ताक्षर किया हुआ है। सर्वसम्मत सदन के प्रस्ताव से वो चुने जाएंगे। कवर्धा के मामलों को अगर देखा जाए सर, तो वहाँ पे आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। कितनी चुनौती भरा यह जीत जो है आपने देखा है? भयंकर चुनौती थी, भयंकर चुनौती थी। उनकी आदत बड़ी गड़बड़ है, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। पूरा विभाग उनके साथ चुनाव लड़ता है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी चुनाव लड़ते रहते हैं, पैसे का बड़ा खेल करते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कहीं भी वो समाज को बिगाड़ने वाली चीज़ें होती हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। कवर्धा की चुनौती बड़ी थी, परंतु जनता ने लड़ाई लड़ी, भाजपा के देवतुल्य गांव-गांव के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी और ये जीत उन्होंने दर्ज की। नई रीति नीति, नई परंपरा, क्या छत्तीसगढ़ियावाद के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई नया कदम उठाने वाली है? छत्तीसगढ़ियावाद के लिए कदम मतलब क्या है भाई? मतलब आप मछली से पूछेंगे कि पानी में आप कैसा करेंगे करके, तो भैया मछली तो पानी में ही रहती है ना। भैया हम तो छत्तीसगढ़ के है ना भाई, उसमें और क्या करना है? कांग्रेस सरकार का कहना है कि हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। जी, अच्छी जो योजनाएं होंगी निसंदेह उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उनका बहुत गड़बड़ था, क्योंकि उन्होंने हर चौक चौराहे पे पैसे की खोज की, और पैसे की अगर हर चौक चौराहे पर खोज करेंगे तो आप इम्प्लीमेंटेशन उचित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो योजनाएं अच्छी हैं उसको बिल्कुल रखा जाएगा, और कुछ बहुत खराब योजनाएं हैं जिनको मैं सोचता हूँ बंद। आखिरी सवाल सर, नई रणनीति के तहत काम किया जाए? निसंदेह।
तो निसंदेह कहना ही है इनका कि निसंदेह नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा। एक और कांग्रेस सरकार जो पूर्ववर्ती रही, उनका ये कहना है कि हमारी रीति नीतियों को निश्चित तौर पर बीजेपी आगे पहुंचाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज नामांकन दाखिल करने का दिन था। भूपेश बघेल और चरणदास महंत प्रस्तावक बने, बीजेपी विधायकों ने अपना समर्थन दिया। इसी के साथ ही INH 24/7 से खास बातचीत की विजय शर्मा ने। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INH 24/7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। कई निगम मंडलों के पदाधिकारियों ने तो पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन आयोगों के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने से मना भी कर दिया। इसे लेकर सियासत तेज हो गई। देखिए एक और रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। नई सरकार ने इन नियुक्तियों को अब रद्द कर दिया है। इसी के साथ विवाद के हालात भी बन गए हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अभी उनके कार्यकाल का 2.5 साल का वक्त बचा है, इसलिए वो अपना काम करते रहेगी। इसी तरह कुछ और आयोगों में काबिज नेताओं ने अब तक पद नहीं छोड़ा है। हालांकि निगम मंडलों में नियुक्त हुए अधिकतर पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा से लेकर OBC आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू तक कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की बात कही है। इस बीच इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा, नई सरकार नए ढंग से कामकाज करना चाहती है। अपनी सोच के लोग साथ हो तो काम तेजी से आगे बढ़ता है, नहीं तो कई बार काम अटकता भी है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में कोई काम न अटके। महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है और महिला आयोग में किसी भी नियुक्ति को इस तरीके से कोई अधिकारी के आदेश से हटाया नहीं जा सकता जब तक कार्यकाल पूरा ना हो जाए। और अभी मेरी पुनर्नियुक्ति के बाद मेरा 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। मेरे एक सदस्य का कार्यकाल 2 साल का है और 3 सदस्यों का 8 महीने का कार्यकाल बचा है। तो सभी अपना अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी नियुक्ति करना चाहें कर सकते हैं। जो संवैधानिक होते हैं आयोग, वो आयोग के उसको आप नहीं हटा सकते। वो 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होता है। परंपरागत तौर पे ऐसा किया जाता है, और अगर नहीं किया जा रहा है और नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए, तो एक्चुअली होता यह है कि अगर आपकी सोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके साथ है तो बात आगे बढ़ती है, और नहीं तो अटकती है। तो बात ना अटके, सरकार का ये सोचना है। सरकार बदलने के बाद निगम मंडलों से पदाधिकारियों का हटाया जाना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के इनकार से अब सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पिछली बार की तरह सियासी ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर इस आदेश ने भाजपा के ऐसे पदाधिकारियों की बाछें भी खिला दी है जो निगम मंडलों में नियुक्तियों की बात जो रहे हैं। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर नारायणपुर में किसान आत्महत्या मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री और विधायक केदार कश्यप ने पलटवार किया। केदार कश्यप ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की होती और किसानों को उन्नत बनाया होता तो आज इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। अब कांग्रेस आत्महत्या पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई, किसानों की आत्महत्या की घटनाएं भी शुरू हो चुकी है। अभी हमारे साथ विधायक केदार कश्यप भी हैं, हम सीधे उनसे ही जुड़ते हैं। ये आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने यह आरोप लगाया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई फिर किसानों की आत्महत्या शुरू हो गई है। आपका ही विधानसभा है। मैंने उसके संदर्भ में जानकारी ली और मैंने जिलाधीश के माध्यम से हमारे कल उस कार्यक्रम में थे और चर्चा किया। ऐसी कोई घटना जिसके माध्यम से उस आत्महत्या तो की है, लेकिन ऋण के कारण से, कर्ज के कारण से उसने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसके नाम से कोई कर्ज ही नहीं था। तो कांग्रेस का ये कहना कि कर्ज को लेकर के उसने आत्महत्या किया है, ये सरासर बेबुनियाद है। कांग्रेस को वास्तविकता देखनी चाहिए, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। क्या लगता है, कांग्रेस कह रही है कि कर्ज के कारण आत्महत्या की है, क्या 5 सालों में किसानों की स्थिति सुधरी नहीं? कर्ज माफी तो कांग्रेस ने की थी, ये दावा कांग्रेस करती रही है। किसानों को सबसे ज्यादा रेट पर धान खरीद रही थी। उसके बाद भी किसान यदि आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार फेल रही?
देखिए 2 दिन हुए हैं, अभी मात्र सप्ताह भर नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और ये जो सरकारी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यदि कांग्रेस ने सच्ची तरीके से यदि वास्तव में किसानों का कर्जा माफ किया होता तो किसानों के लिए फिर से इस सरकार को कर्ज माफी का वादा नहीं करना पड़ता। ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा क्लू करके वो ला करके लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। लोग पिछली बार इनके वादों को लेकर के बड़े आश्वस्त थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने झटका दिया, आज इस चुनाव में वही झटका आम जनता ने कांग्रेस को दिया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक केदार कश्यप, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस के पास अब नेता बचे नहीं, इसीलिए उन्हें पुराने चेहरे पर ही भरोसा करना पड़ रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य में चुनावी वायदे के चलते पड़ने वाले आर्थिक भार से अर्थव्यवस्था को उबारने की चुनौती तो है ही। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अगले 2 से 4 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतने की भी चुनौतियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद से ही सीएम विष्णुदेव साय लगातार अधिकारियों की बैठकें लेकर राज्य की हालत की जानकारी ले रहे हैं। उनके सामने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहला संकल्प 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती सुशासन दिवस पर किसानों को भाजपा शासनकाल का 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान करके पूरा किया जाएगा। इसके अलावा किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी और एक मुश्त भुगतान का वादा किया गया है। साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत हर विवाहित महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा है। भूमिहीन मजदूरों के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। इन सभी योजनाओं पर अच्छी खासी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। इसकी व्यवस्था के लिए हो सकता है सरकार को कर्ज लेना पड़े। बहरहाल इस चुनौती से निपटने में सीएम साय के कौशल की परीक्षा होगी। नहीं, आसन्न लोकसभा का चुनाव है जिसमें भाजपा लगातार सभी 11 सीटें जीतने की बात कह रही है। साय के सामने यह भी बड़ी चुनौती है। वहीं नक्सलवाद का मोर्चा भी अभी जीतना बाकी है। हाँ, बिल्कुल दिशा निर्देश दिए हैं। अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है CS और DG का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब शक्ति दिखना चाहिए। दिल्ली जाती है, क्या मंत्री को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है? नहीं, सौजन्य मुलाकात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो सब ठीक करेगा। रास्ता निकलेगा, समाधान होगा। डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे संसाधन है उस संसाधन का सदुपयोग होगा। हमारा राजस्व कैसे बढ़े उसके ऊपर अध्ययन करके, उसके ऊपर प्लानिंग करके, उसकी योजना बनाकर राजस्व बढ़े ताकि गांव गली मोहल्ले का विकास भी हो। यहाँ की जनता के मन में जो सोच है कि भाई ये कैसे होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है कि एक सूझबूझता के साथ एक सफल रणनीति के कार्य में माननीय मुख्यमंत्री जी सफल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा नेता कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तमाम चुनौतियों को पार कर राज्य के विकास का लक्ष्य पूरा करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही हो, क्योंकि जनता ने तो इसी भरोसे पर भाजपा की सरकार चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर।
तो चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना आसान नहीं था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चाहती थी कि किसी अनुभवी और परिपक्व नेता को जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी आलाकमान ने विधायक दल की बैठक में 3 नामों पर चर्चा की। तीनों इसमें फिट भी थे, लेकिन महंत को ही जिम्मेदारी आखिरकार क्यों दी गई? आइए जानते हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना आसान नहीं था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चाहती थी कि किसी अनुभवी और परिपक्व नेता को जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी आलाकमान ने विधायक दल की बैठक में 3 नामों पर चर्चा की। तीनों इसमें फिट भी थे, लेकिन महंत को ही जिम्मेदारी क्यों दी गई, आइए समझते हैं। दरअसल पूरे घटनाक्रम ने पिछली विधानसभा 2018 चुनाव की याद दिला दी। कांग्रेस को जब चुनाव में बम्पर जीत मिली थी तो मुख्यमंत्री की रेस में 4 नाम आगे थे। जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम भी शामिल था। सीएम बनने की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही थी। इधर मीडिया में चारों नेताओं को लेकर कयासों का दौर तेज था। समय बीतते गया और स्थितियां भी धीरे धीरे साफ होने लगीं। बाद में भूपेश बघेल और सिंहदेव ही सीएम की रेस में थे, जिसमें भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लगी। इसी साल भी कुछ इसी तरह के घटनाक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए चरणदास महंत के नाम पर मुहर लगी है। पहले तो मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी को बधाई दूंगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हमारे चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं और उनका विधानसभा और लोकसभा में बहुत लंबा अनुभव रहा। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी, मध्य प्रदेश में भी मंत्री के रूप में उनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है। उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप में मिलेगा और विपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उसको आम जनता तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने नामांकन भरा और जिसमें सत्ता पक्ष से भी प्रस्ताव का समर्थक रहे और विपक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि परंपरा है सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई और डॉक्टर चरणदास जी को भी बधाई। साथ दिया है और डॉक्टर रमन सिंह जी जब अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से लोग आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लगता है हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। देखिए, इनके सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बात नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर करें तो यह भी काफी दिलचस्प था। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था कि इस चुनाव में उन्हें हार मिलेगी। पार्टी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन प्रदेश की जनता को कुछ और ही मंजूर था। जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में 68 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, इस बार वह महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस को सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन प्रदेश के मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी होता है और कांग्रेस इसी की तैयारी में जुट गई है। 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेश बघेल, उमेश पटेल और चरणदास महंत के नाम सामने आए। भूपेश बघेल ने तो पहले ही इस पद के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उमेश पटेल और महंत के नाम पर चर्चा होने लगी। चूंकि चरणदास महंत को पहले से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सदन चलाने का अनुभव है, जिस तरह सदन चलाने में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही सत्ता पक्ष को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है। वहीं महंत के नाम का समर्थन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने किया। वे चाहती थीं कि सदन में कांग्रेस की कमान अनुभवी और परिपक्व नेता के हाथों सौंपी जाए, जिसके चलते पार्टी के हाईकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी।
महंत अब सदन में सभी कांग्रेसी विधायकों को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और चलिए आपको सुखद खबर बताते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है। ऐसा ही उत्साह और उल्लास अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में भी है और यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में महीने भर तक इसका उत्सव मनाया जाएगा। शनिवार को इस उत्सव की शुरुआत एक विशाल कार रैली से हो चुकी है। वॉशिंगटन DC के उपनगरीय इलाकों में एक कार रैली निकाली गई। देखिए। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली। पूरे महीने भर चलेगा अमेरिका में राम उत्सव। अयोध्या में जल्द ही धूमधाम से भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, उसी बीच अमेरिका में वॉशिंगटन में भी रामलला की अयोध्या वापसी का जश्न मनाया जा रहा है। हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर में अगले साल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी में वॉशिंगटन के एक उपनगर में कार रैली का आयोजन किया। अमेरिका में महीने भर तक चलेगा उत्सव। अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के कई सदस्य शनिवार को मैरीलैंड के नजदीक स्थित फेडरिक सिटी में श्री भक्त आंजनेय मंदिर में इकट्ठा हुए और राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में कार रैली निकाली। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष महेंद्र सापा ने बताया कि 500 सालों के हिंदुओं के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम अमेरिका में भी उत्सव मना रहे हैं। 20 जनवरी को वॉशिंगटन DC इलाके में करीब 1000 हिंदू परिवारों के साथ ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा। Bhagwan Shri Ram ji is coming to his hometown after a struggle of about 500 years. We are celebrating this event in a grand manner, engaging dozens of temples from the local area. We will be doing this program at the Gaithersburg High School on January 20th. उत्सव के दौरान ये कार्यक्रम होंगे। सापा ने बताया कि उत्सव के दौरान रामलीला का आयोजन भी कराया जाएगा। साथ ही भगवान श्री राम की कहानियां, भगवान राम की आरती, भजन भी गाए जाएंगे। इस दौरान अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को भी भगवान राम के जीवन के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस उत्सव में अलग अलग आयु वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित लगभग 45 मिनट की ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे जो अमेरिका के लोगों को भी समझ में आएगी। सह आयोजक और एक स्थानीय तमिल हिंदू नेता प्रेम कुमार स्वामीनाथन ने तमिल भाषा में भगवान श्री राम की स्तुति की और अमेरिका में 20 जनवरी को आयोजित होने वाले उत्सव में सभी हिंदू परिवारों को आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क, INS 24/7। इधर निवाड़ी जिले की धार्मिक पर्यटन नगरी ओरछा में विवाह पंचमी के अवसर पर पिछले 500 सालों से चली आ रही भगवान श्री राम की सीता जी से विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से हुआ। इस साल भी विवाह पंचमी पर प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से भगवान राम की बारात जनकपुरी के लिए गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान राम राजा सरकार अपने अनुजों के साथ सुशोभित रहे और सारे ओरछा नगर के अलावा बाहर से आए देशी विदेशी श्रद्धालुओं सहित सैलानी पूरे उत्साह में बाराती के रूप में शामिल होकर जनकपुरी की ओर रवाना हो गए। बारात के जनकपुरी पहुंचने पर श्री राम सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार विधि विधान से हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम पूरा होने के बाद बारात वापस राम राजा के महल रूपी मंदिर के लिए वापस हो गई। बारात के स्वागत में अभी आप आगे चल के आपने देखा नहीं, बारात जहाँ से निकलती है फूलों की वर्षा घर घर से होती है, दीपोत्सव तैयार होते हैं, बरमाला कार्यक्रम करते हैं, सभी लोग जयमाला पहनाते हैं, सभी लोग बड़ा उत्सव मनाते हैं। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्सव है वो राम विवाह का ही है और विवाह पंचमी को। और हम लोग भी उदयपुरा से आए हैं, जटाला और चंदेला के बीच पड़ता है। 150-200 व्यक्ति प्रति वर्ष पैदल यात्रा करके आते हैं।
बुंदेलखंड की अयोध्या श्री राम राजा सरकार का आज विवाह उत्सव है और निश्चित रूप से वर्षों पुरानी इस परंपरा को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत उत्सव के साथ हम लोग सब उनके विवाह पंचमी में शामिल हुए। मैं तो भैया दोनों पक्ष से हूँ, प्रभु राम राजा सरकार मेरे आराध्य है, मेरे आदर्श है और माता जानकी मेरी माँ है। तो निश्चित रूप से मैं तो दोनों ही वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की ओर से ही शामिल होने परिवार से आए हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने विधानसभा के विकास के लिए उनके चरणों में आशीर्वाद मांगने आए मैं दोनों पक्ष से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।